हेलो विद्यार्थियों, ड्रीम क्लासेस के ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हमारे भविष्य के डॉक्टर जो 12वीं कक्षा में बायोलॉजी लिए हैं, उनका रास्ता तो यही है डॉक्टर बनने का। तो चलिए, आपके डॉक्टर के सफ़र में एक चैप्टर आपका आता है 12वीं कक्षा का, जिसका नाम है जीवों में जनन। ऐसे लेसन आपको सरकारी किताब से पढ़ें तो 13 लेसन है, लेकिन 16 लेसन तक आपको चलेंगे, जिसमें आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका जीवों में जनन है, जिसका आप सही से अध्ययन करते हैं तो यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा। तो थोड़ा सा हम लोग इस बात को आप जानते हैं कि पहला चैप्टर का नाम जीवों में जनन है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बताइए, तो सबसे पहले आप जीवों में जनन की बात जब किए हैं तो आप भली भांति समझ रहे होंगे कि जीवों में जनन का मतलब हुआ कि सबसे पहले तो जानना पड़ेगा जनन क्या होता है। जनन होगा तब ना समझ में आएगा जीवों में जनन कैसे होता है। जनन प्रक्रिया आप जानते हैं कि जीवों का वह लक्षण है जिसकी सहायता से जैसा है वैसा ही संतान उत्पन्न कर सकता है। जनन प्रक्रिया से ही संसार के जितने भी जीव हैं वह जन्म ले पाते हैं। यदि उनके माता पिता में जनन क्रिया संपन्न नहीं हो, जब नर युग्मक मादा युग्मक का संयोग नहीं हो, तो किसी जीव का नए जीव से उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले जनन के बारे में अच्छा से इंट्रोडक्शन देते हैं, देखते हैं, समझिएगा। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जनन। क्या कहा जाता है बाबू? जनन कहा जाता है। ठीक है, जनन कहते किसको है? तो कहते हैं कि जीवों की वह क्षमता, हम कोई भी जीव हो जाए, मानव हो, जंतु हो, बकरी हो, भैंस हो, कोई भी जीव हो, उस जीवों की वह क्षमता जिस क्षमता से जैसा है वैसा ही संतान उत्पन्न कर सकता है, उसे अब जनन कहते हैं। ठीक है, नोट करते चलिएगा। मेरे पास PDF नहीं है, लेकिन जो बात को हम बोले हैं उस बात PDF हम बाद में बना के भेज देंगे। यदि कमेंट करते हैं तो PDF बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसमें जो बात को हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लिखते चलिएगा। जहाँ समझ में नहीं आवे उस बात पर हम दोबारा गौर करेंगे। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंटबाजी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं जनन किसे कहते हैं। तो बोलते हैं जीवों की वह क्षमता, जीवों की वह क्षमता जिस क्षमता की सहायता से जैसा है वैसा ही संतान को जन्म दे सकता है, उस क्षमता को हम जनन कहते हैं। ठीक है, जीवों में जनन मुख्यतः दो तरह से होता है। एक होता है सेक्सुअल, एक क्या होता है असेक्सुअल, जिसको बोलते हैं लैंगिक। क्या कहते हैं बाबू? लैंगिक कहते हैं। और एक और होता है अलैंगिक। जनन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लैंगिक और क्या होता है अलैंगिक। ठीक है, एक होता है लैंगिक और क्या होता है अलैंगिक। दो तरह के जनन होते हैं, जिसमें आपको दोनों का परिभाषा यदि आपसे पूछा जाए तो बात समझिएगा। लैंगिक किसे कहते हैं? कहते हैं कि जब बात क्या है लैंगिक का, सेक्सुअल का, तो एक में दो सेक्सुअल, एक नर एक मादा पाए जाएंगे। जनन की वह क्रिया इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, और इसमें दो दंपति के नर और मादा के मिलने के पश्चात, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेगा, तो दोनों के मिलने के पश्चात ही आपको जो एक नए जीव उत्पत्ति होता है, तो उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि युग्मक किसे कहते हैं, ऐसा आगे हम बताएंगे युग्मक किसे कहा जाता है। फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए कि नर मादा से बढ़िया समझते होंगे। तो लैंगिक जनन में होता है क्या कि नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संयोग होने के पश्चात एक नए जाइगोट यानी युग्मनज का, युग्मनज जिसको बोलते हैं जाइगोट, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको बोला जाए एसेक्सुअल किसे बोलते हैं, तो बोलना है कि जिस जनन में या जनन की वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेता है, उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसमें दो जीव के मिलने के पश्चात इसमें नए जीव की उत्पत्ति होगा भी नहीं सर। जब दो मिलने नहीं करेगा तो युग्मनज के विकास नहीं होता हुआ, डायरेक्ट एक जीव के विकास करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तीनों परिभाषा को याद हुआ होगा। चलिए फिर चलते हैं। जनन किसे कहते हैं? तो कहते हैं जीवों की वह क्षमता, जीवों की वह क्षमता जिसकी सहायता से जैसा है वैसा ही संतान उत्पत्ति कर सकता है, उससे हम क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो तरह का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है क्या चीज अलैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल कहते हैं, असेक्सुअल कहते हैं। बोलेगा लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा कि जनन की वह क्रिया, जनन की वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं और भाग लेने के पश्चात एक नए युग्मनज का विकास होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें बोलेगा तो बोलेगा कि जनन की वह क्रिया
जनन की वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेता है, एक दोनों के आपस में संयोग नहीं होता है, इसमें एक ही जीव से जीव बनता है। ठीक है, तो इसमें बोलना कि जनन की वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, और दोनों के भाग नहीं तो लेवे करते हैं, दोनों के मिलने के पश्चात युग्मनज का विकास नहीं होता है। जब विकास होगा तो लैंगिक, और नहीं विकास होगा तो क्या हो जाएगा, अलैंगिक। नहीं होता है तो उसका बोलते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं तो आपको बात समझ में आ रहा है। चलिए, इसमें आपको दोनों का परिभाषा अच्छा ही बताइए, तो उदाहरण आपसे पूछे किस ये लैंगिक जनन किस जीव में होता है, तो लैंगिक जिसमें नर मादा होता है उसमें, इसके अंतर्गत मानव भी आ सकता है। मानव किसके अंतर्गत, इसमें नर मादा होता है। इसमें मानव नहीं, कुछ पादप भी आते हैं, कुछ पादप कुछ पौधे, अमीबा एकोस्कीय जीव उसमें भी आ सकता है। अलैंगिक में एकोस्कीय जीव या कुछ लगभग पेड़ पौधे आते हैं, इसमें नर मादा नहीं होता है, एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे मानव डाल सकते हैं, क्या कि पौधे ला सकते हैं। ठीक है, अब बोलेगा कि बताइए सर मानव में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक बता सकते हैं। पादप में क्या होता है, तो क्या होता है सर, अलैंगिक होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको दोनों का उदाहरण पूछ दिया। अब दोनों में कभी कभी अंतर पूछता है, दोनों में अंतर पूछेगा कि बताइएगा लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर होता है। तो दोनों का अंतर आपसे पूछे तो इसे बांटते नहीं हैं, ऐसे लिखते हैं जबकि लगा के। पहले याद कर लीजिए कि कैसे कैसे ये का अंतर होता है, उसके बाद बताएंगे कैसे लिखाता है। ठीक है, तो पहले अंतर समझिएगा। एक तरफ मान लेते हैं कि लैंगिक की पार्टी है, लैंगिक आए तब क्या है, अलैंगिक है। दोनों में अंतर समझ लेते हैं। पहला अंतर इसका परिभाषा ही आते हैं। पहला अंतर इसका हो जाएगा कि इस लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं, जबकि इसमें भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेता है। किसमें भाग नहीं लेता बाबूआ, अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, पहला याद हो गया। लैंगिक जनन बोलेंगे कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसमें भाग लेते हैं। अब नंबर 2 का अंतर यदि देख ले कि बताइए तो जहां दो संयोग करेगा तब न बनाएगा युग्मनज, तो इसमें युग्मनज निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का विकास होता है, जबकि इसमें युग्मनज का विकास नहीं होता है। चलिए, इतना नहीं का विकास नहीं होता है। चलिए, इतना बात समझ में आ रहा है। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के पश्चात युग्मनज का विकास होता है, ऐसे में युग्मनज का विकास नहीं होता है। ठीक है, 2 अंतर आपको दिक्कत नहीं होना है कि दिक्कत हो रहा है सर, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, जानते लैंगिक का होता ना है, लैंगिक जनन होता है, तो इसमें क्या होता है कि सर लैंगिक जनन में जैसा जीव है उससे अगला जो जीव बनेगा हुबहू वैसा नहीं बनता है, कुछ ना कुछ उसमें असमानता दिखाई देगा, कुछ ना कुछ उसमें असमानता दिखाई देगा, यानी अंतर रहेगा, जैसा है वैसा जीव जन्म नहीं लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसा जीव है वैसा जन्म लेता है, और जैसा है वैसे जन्म लेगा, उसको हम बोलते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। सुना एकदम क्लोन है रे, उकर बाबूजी के बेटा एकदम क्लोन है। क्लोन यानी कहते हैं कि जैसा है वैसा ही सेम सेम दिखाई देता है, तो उसे क्या कहा जाता है बाबूगा, क्लोन कहा जाता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में जो भी जीव बनते हैं वह क्लोन होते हैं, क्लोन का विकास होता है, जबकि इसमें क्लोन का विकास नहीं होता है, एकदम हुबहू संतान की उत्पत्ति नहीं होता है। ठीक है, 3 को हो गया। चौथा सुनिएगा, जानते हैं लैंगिक जनन इसके अपेक्षा धीमे धीमे होता है, और लैंगिक जनन की अपेक्षा ये क्या होता है, धीमा होता है, या धीमा गति से होता है, और जबकि ये क्या होता है सर, तेजी गति से होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन कैसे होता है, इसके अपेक्षा धीमा होता है, तेज होता है, तो सर लैंगिक जनन क्या होता है, धीमा होता है, जबकि लैंगिक जनन क्या होता है, तेजी से होता है। इसके निर्माण होने के लिए कोई निश्चित बरसात के मौसम आता, तुरंत छा जाता है जहाँ पे पौधा। यदि ऐसा कभी देखें कि ऐसे मौसम आया जगह में आदमी की संख्या बढ़ गया और मौसम घट गया, आदमी की संख्या घट गया, ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। तो पेड़ पौधे में जो जनन क्रिया होता है बहुत तेजी से होता है, बस इसको बढ़िया से मौसम अनुकूल मिलना चाहिए, लेकिन इसमें धीमा धीमा होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, 5वां अंतर, जो पेड़ पौधे में अलैंगिक जनन जो है ना, अलैंगिक जनन यह जो होता है यह सूक्ष्म जीवों में होता है, सूक्ष्म जीव में या पादप में होता है, या पादप में संपन्न होता है। लेकिन लैंगिक जनन जानते हैं सर कहाँ संपन्न होता है, यह होता है बड़े बड़े जीव में होता है, छोटे या बड़े जीव में होता है, छोटे बड़े जीव में होता है। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव में नहीं दिखाई देगा, सूक्ष्म जीव में क्या दिखाई देता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस सूक्ष्म जीव में या पादप में होते हैं, लेकिन ये कहाँ होता है सर, तो बड़े या छोटे जीव में दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद देता समझ में आ रहा होगा। फिर सुन लीजिए 5वां अंतर, यदि आपसे दोनों में अंतर पूछेगा तो बोलना कि इसमें नर मादा भाग नहीं लेता है, इसमें नर मादा भाग लेता है,
इसमें दोनों के मिलने के पश्चात इग्मनस के विकास होता है, इसमें विकास नहीं होता है। इससे उत्पन्न संतान क्लोन होते हैं, इससे उत्पन्न संतान क्लोन नहीं होते हैं। ऐसे लिखना भी है। इसकी गति लैंगिक जनन की अपेक्षा क्या होता है, तेजी से होता है, और ये क्या होता है सर, धीमा होता है। यह प्रायतः बड़े जीवों में दिखाई देते हैं और यह प्रायतः सूक्ष्म जीव तथा पादपों में दिखाई देते हैं। ठीक है। अब इसको कहीं सर आप अभी बोल रहे थे कि लिखाएगा तो इससे बांट के नहीं लिखना है। बात सही है, बांट के नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन पूछे आपसे कि लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, तो पहले आंसर लिखेंगे लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे कि लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं, एक लाइन में भाग लेते हैं, यहाँ लगाना है जबकि, लाइन नहीं, जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा भाग नहीं लेते हैं। नंबर 2 में लिखेंगे लैंगिक जनन में नर और मादा के मिलने के पश्चात इग्मनस का विकास होता है, जबकि अलैंगिक जनन में नर और मादा के मिलने के पश्चात इग्मनस का विकास नहीं होता है। दो अंतर हो गया। तीसरा बोलेंगे लैंगिक जनन में क्लोन का विकास नहीं होता है, जबकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान क्लोन ही होते हैं। ठीक है। इसमें बोलेंगे लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की अपेक्षा जनन क्रिया धीमा होता है, जबकि इसमें क्या होता है, तेज से होता है। जबकि लगा जोड़िएगा तो सब हो जाएगा सर। इस तरह से आपको इसमें पूजा 5वां अंतर लिख दीजिएगा तो दोनों का अंतर कंप्लीट, फिर से अलावे के काम कोई समस्या नहीं है। ठीक है। चलिए आगे का में एक प्रश्न और पूछेगा सर, यहाँ से प्रश्न एक और पूछेगा। क्या पूछेगा कि जीवों में रिप्रोडक्शन आवश्यक क्यों होता है, रिप्रोडक्शन जनन क्यों आवश्यक होता है। आपसे जनन होने की आवश्यकता को पूछे, या होता है तो उससे क्या क्या लाभ है या क्या क्या घटनाएं घटती है वह पूछे, तो समझिएगा जनन जब भी होगा तो जनन ही वह क्रिया है जिसकी सहायता से जीव अपने जनसंख्या वृद्धि करता है। सोचिए कि यदि हम लोग जहाँ आदमी रह रहे हैं, आदमी से ज़्यादा कुत्ता की जनसंख्या बढ़ जाए तो समझ में आया कि पर डे को शिकायत आ रहा है कि कुत्ता काट ले हो रहा है। यानी कि जिसकी जनसंख्या बढ़ेगा वह ताकतवर होता है और पृथ्वी पर उसी का अस्तित्व बचता भी है सर। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनसंख्या वृद्धि चाहिए सर। ठीक है। तो पहला जनसंख्या वृद्धि करने के लिए करता है, जनसंख्या वृद्धि के लिए इसका जनन क्या होता है, आवश्यक होता है। पहला जनन क्यों आवश्यक है, तो पहला जनन जीवों की जनसंख्या वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नंबर 2 सुनिएगा। नंबर 2 आपसे पूछे, क्वेश्चन सुनेंगे, जब क्वेश्चन बोल रहे हैं वही क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, बाकी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 सुनना, फिर आपसे पूछा जाए कि जनन जो होता है जीवों में क्यों आवश्यक है, तो बात समझिए। दूसरा, जनन जीवों के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। यानी कि यदि जैसा आदमी है वैसा ही उसके संतान जन्म नहीं लेते हैं तो क्या लगता है कि वह आदमी की जनसंख्या बचेगा, आदमी का अस्तित्व बचेगा, आदमी खत्म ना हो जाएगा। तो पहला जनसंख्या बढ़ा वाला, दूसरा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि वो अस्तित्व कब बचेगा, जब उसकी जन्म दोबारा जैसा आदमी हो सही आदमी जन्म लेगा तब अस्तित्व बचेगा। तीसरा कहता है, तीसरा में कहता है कि जैसा जीव है उस जीव में नए नए गुण उत्पन्न करने के लिए। आप बताइएगा मानव जो पहले था और अब है, अंतर है कि नहीं। आप सुनेंगे पहले आदमी झुक के चलता था, फिर धीमे धीमे टाइट हुआ, फिर अब इतना टाइट हो गया, और उसमें और बदला हुआ कि आदमी के शरीर पर पहले बाल होता था भालू जैसे चिंपैंजिया होता है, लेकिन अब तो विकास होते होते इतना हो गया है कि जितने ऊपर बलवा बचा ये उड़ जाता है ना। तो ये यदि आदमी का जो विकास हो रहा है कैसे हो रहा है, एक जीव नए जीव जन्म ले रहे हैं तो जीवों में जो नए नए लक्षण आ रहे हैं ना वो किससे आते हैं, जनन से आता है। ठीक है। तो तीसरा, नए नए गुण लक्षण उत्पन्न करने के लिए, नए नए गुण लक्षण उत्पन्न करने के लिए। तो फिर सुना प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे कि जनन जीवों में आवश्यक क्यों होता है, जनन जीवों में आवश्यक क्यों होता है। तो बोलिएगा जनन क्रिया जनसंख्या वृद्धि के लिए आवश्यक है, जनन क्रिया जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जनन क्रिया उसमें नए नए गुण लक्षण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। उम्मीद करते इतना जो प्रश्न आपका हुआ ये आपको समझ में आया होगा। न समझ में भी आवे तो आपके हाथ में तो है, जब आगे पीछे कहते रहिए ना वीडियो में, वहाँ थोड़ा ना हम देखें कि हाँ दबा रहा है, चाप रहा है, क्या कर रहा है, आगे पीछे कहते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए बतिया को। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद इसमें और आपको आ सकता है, इसमें एगो लाइफ स्पेंस आता है, मतलब कि इसको टाइम पीरियड भी कहते हैं, इसको जीवन काल कहिए या जीवन अवधि कहिए। ठीक है। इसी का एक हिंदी में कहते हैं जीवन अवधि, जीवन अवधि, या इसको जीवन काल कहिए, इसको टाइम पीरियड भी कहते हैं, टाइम पीरियड या लाइफ स्पेंस। ठीक है।
मतलब कहा जाता है कि जैसे यदि आपको कहेगा जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं, तो कहते हैं किसी जीव का, क्वेश्चन आपका है जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं, आंसर सुनिएगा। कहते हैं किसी भी जीव का जब अपने माता से जन्म लिया, अपने माँ गर्भाशय से जब शरीर से बाहर निकला, तो उसके बाद से लेकर के जब तक उसके शरीर जब तक थक ना जाए, बूढ़ा ना हो जाए, तब तक के जो मृत्यु का जो अवधि होता है ना, जो समय होता है, इसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। ऐसा नहीं कि हाँ जन्म लिया आ तुरंत जाके ट्रक के चक्का के जैसे घुस गया, आ कहे कि 5 साल जीवे किया, एक जीवन का इतना ही था। तो नहीं सर, किसी जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु यानी अपने से जब मर जाएगा, वहां तक जो अवधि होता है, जो समय होता है, जो काल होता है, उसी को हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं, या लाइफ एक्सपेंस कहते हैं, या टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद समझ में आ रहा होगा। अब सुनिए, इसके बाद जो लाइफ स्पैन है ना, इस स्पैन इसको 3-4 भागों में बांटा गया है। पहला है जुबिलिटी, इसको किशोरावस्था या इसको युवावस्था कहते हैं। पहला क्या है? जुबिलिटी यानी किशोरावस्था या युवावस्था, पहला स्टेज। दूसरा बोलते हैं प्रजनन अवस्था। क्या बाबू? प्रजनन अवस्था, इसको रिप्रोडक्टिव स्टेट कहते हैं। उसके बाद आता है वृद्धावस्था, इसको ओल्ड एज या ओल्ड फेज कह सकते हैं। इसके बाद अगला है डेड स्टेट यानी कि मृत अवस्था कहते हैं। ये आपको चौथा है, 4 टाइप में बांटा गया है। पूरे जीवन काल को 4 हिस्से में बांट दिया गया है। पहला जो आपका जीवन काल का, ये तो सब परिभाषा याद हो गया होगा कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच जो अवधि होता है, जो समय होता है, उसको लाइफ एक्सपेंस कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं या जीवन काल कहते हैं। ये लिखा जाएगा आपको परिभाषा। अब आपको नीचे लिखना है जीवन अवधि मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला किशोरावस्था, दूसरा प्रजननावस्था, तीसरा वृद्धावस्था और मृत अवस्था। जुबिलिटी, रिप्रोडक्टिव, ओल्ड और डेड, 4 फेज में बांटा गया है। अब किशोरावस्था किसे कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो कहते हैं कि किसी भी जीव का यदि प्रजनन करने योग्य परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, यानी कि अभी प्रजनन करने योग्य नहीं हुआ है, बस परिपक्वता पूरा हो रहा है, जन्म से जब भी वह प्रजनन उसका अंग का विकास होता है या परिपक्वता होता है, जब उसके जनन अंगों का विकास होता है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था। जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था में उस जीव का जनन अंगों का परिपक्वता होता है या जनन अंगों का विकास होता है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे? जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था में कोई जीव प्रजनन करने योग्य हो जाता है, यानी उसका अंग जो है ना सब विकास हो जाता है, नरयुग्मक का नर अंग और मादायुग्मक का मादांग सब विकास हो जाए और प्रजनन करने योग्य हो जाए, यानी कि अपने से एक और संतान उत्पन्न कर सकता है, उस अवस्था को ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, यानी कि वृद्धा प्रजनन अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा हो गया। तीसरा कहते हैं ओल्ड एज या ओल्ड फेज कह सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था में कोई जीव का कोशिका उत्तक जिससे वो बना हुआ है, कोशिका या उत्तक, या उसका कोई भी अंग तंत्र यानी कि जो गोड़ हाथ है, पैर है, जो भी अंग तंत्र है, उस सब कार्य करने की क्षमता कम कर देता है। फिर सुनिएगा, जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था में उस जीव का कोशिका या उत्तक या अंग तंत्र जो कार्य करने की क्षमता एकदम कम कर देता है, बंद कर देता है, उस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं बाबूगा? वृद्धा अवस्था कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था में किसी जीव का कोशिका उत्तक या अंग तंत्र कार्य करने की क्षमता कम कर देता है, उसे क्या करते हैं? वृद्धावस्था कहते हैं। कम कर दिया तो इसमें देखना, यही बतिया हम बोलेंगे जिस जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था के अंतर्गत किसी जीव का जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था के अंतर्गत किसी जीव का कोशिका उत्तक अंग तंत्र कार्य करने की क्षमता खो देता है, खो दिया, टपक गया, मर गया,
जब टपक गया उस अवस्था को क्या बोलते हैं? मृत अवस्था कहते हैं। जिसमें ये सब कार्य करने की क्षमता खो देता है, खत्म कर देता है, उसको डेड स्टेट कहते हैं। या जिस अवस्था में कार्य करने की क्षमता कम कर देता है उसका बोलते हैं ओल्ड एज कहते हैं। एक बार आप बता देते हैं हाल सब है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? तो बोलना जीवन अवधि किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच जो अवधि होता है, जो काल होता है, उसको जीवन अवधि कहा जाता है। जीवन अवधि को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला को श्रवावस्था बोलेंगे, जीवन अवधि की वह अवस्था जिसके अंतर्गत किसी जीव का प्रजनन अंगों का विकास होता है, उससे किशोरावस्था कहते हैं। इसमें बोलेंगे जीवन अवधि की वह अवस्था जिसके अंतर्गत किसी जीव के अंगों, इसमें बोले किसी जीव के प्रजनन अंगों का विकास हो गया होता है या प्रजनन करने योग्य हो जाता है, उस जीव को, उस अवस्था को ही प्रजनन अवस्था कहते हैं। इसमें बोलेंगे जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था के अंतर्गत उस जीव का कोशिका ऊतक या अंग तंत्र जो है यह कार्य करने की क्षमता कम कर देता है, उससे वृद्धावस्था कहते हैं। इसमें बोलेंगे जीवन अवधि की वह अवस्था जिसके अंतर्गत उस जीव का कोशिका ऊतक अंग तंत्र या कोई भी अंग कार्य करने की क्षमता खो देता है, में कम कर देता है, में खो देता है, उस अवस्था का बोलते हैं मृत अवस्था कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो इतना पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आ ही रहा होगा। न समझ में आ रहा है तो बाकी बताइएगा, दोबारा चलेंगे। फिर आइए थोड़ा सा ये आज में चल देते हैं, ये आपका एक टॉपिक और चल देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सेल डिवीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहिए या कोशिका विभाजन कहिए। ठीक है, कहते हैं कि जब कोई कोशिका, जब कोई एक कोशिका हो, 1 से 2 या 2 से कई भागों में बढ़ जाता है। जब कोशिका 1 से टूटता है, 2, 3 को, 4 को, 5 को हो जाता है, उस प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। कि सुनिएगा फिर से, जब कोई कोशिका 1 या 1 से अधिक भागों में टूटकर नए नए कोशिकाओं का विकास करता है तो उसका बोलते हैं कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन को जो सबसे पहले बताए थे उनका नाम था एडोल्फ विर्चाउ। ये आप 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, एडोल्फ विर्चाउ। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि कोशिका 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, और एक कोशिका विभाजन के होने से ही हम लोग का शरीर के विकास होता है। आप सोचिए तो, जब कोई बच्चा माँ गर्भ में होता है तो कितना होता है? एतिगो तो होवे करता है, लेकिन जब ओतिगो से बड़ा हो जाता है तो सोचिए कैसे बड़ा होता होगा। तो जब खाना खाता है ना, तो जो कोशिका से, जिस कोशिका से बना हुआ है वो कोशिका टूटता है, 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, और यही कोशिकाओं की संख्या बढ़ते 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 फिर शरीर एकदम वृद्धि हो जाता है। जब कोशिका टूटना बंद हो जाएगा तो आपका शरीर का विकास नहीं होगा। जो कोशिका टूटता है लगभग कितना है? तो लगभग 25 साल तक टूटता है। किसी बच्चे का उम्र 25 साल है तब तक वह आंशिक रूप से बढ़ते रहता है, बहुत कम बढ़ेगा लेकिन बढ़ते। जिसका अभी उम्र होल है, लंबा नहीं हो रहा है, वो भी टेंशन लेने की बात नहीं। जब बढ़िया से खाना मिलेगा तब वह शरीर 25 साल तक लंबा हो सकता है। ठीक है, तो जो कोशिका टूटने की जो घटना है वो क्या बताया था? एडोल्फ विर्चाउ। और इन्होंने बोला था कि कोई छोटा शरीर से बड़ा शरीर जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? छोटा हाथ से बड़ा हाथ हो रहा है, किससे हो रहा है? कोशिका विभाजन से हो रहा है। आप बोलेगा कब बताया था? तो 1855 ईस्वी में बबुआ। कब बताया था? 1855 में। क्या बताया था? एडोल्फ विर्चाउ। फिर सुनिएगा, जब एक कोशिका से 1 या 1 से अधिक कोशिकाओं का विभाजन होता है, टूटता है, तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। बताने वाले थे सबसे पहले एडोल्फ विर्चाउ। बताया कब थे? 1855 में। इन्होंने बोला कि कोशिका विभाजन एक तरीके से नहीं होता है, 3 तरीका से होता है। पहला मियोसिस यानी असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन होता है। मियोटिक यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं का। और इवन यानी समसूत्री होता है विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कोशिकाओं का टूटने का तरीका भी 3 तरह का होता है। पहला असूत्री, दूसरा क्या बताया बाबूआ? अर्धसूत्री, तीसरा क्या बताया? समसूत्री। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए असूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो बोलिए कोशिकाओं का वह विभाजन, कोशिकाओं का वह विभाजन जिसमें 2 कोशिका बने और दोनों असमान हो, कोई छोटा हो तो कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो तो कोई बड़ा हो। तो यदि 2 असमान कोशिका बने और दोनों कोशिकाओं का आकार बराबर नहीं हो, असमान कोशिका बन रहा है, उस विभाजन को ही क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि कोशिकाओं का वह विभाजन जिसमें कोशिकाओं का विभाजन होवे
तो दो आधा आधा कोशिका समान समान, दो आधा टूट जाए सीधे आधा आधा समान बताओ हटाओ, बीच बीच आधा आधा, जब दो कोशिका विभाजन होता है और दो आधे आधे कोशिकाओं का विकास होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री कहते हैं। इसमें कहते हैं कि कोशिकाओं का वह विभाजन, कोशिकाओं का वह विभाजन जिसमें दो समान कोशिकाओं का विकास होता है, टूटे और दो जो बन रहा है दोनों बराबर बराबर रहे, आकार में समान रहे, गुणधर्म में समान रहे, तो दो समान कोशिकाओं का विकास होगा, उसे क्या बोलते हैं, समसूत्री कहते हैं। ठीक है, आपसे बोले कि ये विभाजन होता कहाँ तक कहाँ होता है, तो ये होता है अमीबा में बबुआ, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में होता है, ये सब जो जीव है इसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कहाँ होता है, तो आप जानते हैं अंडाणु शुक्राणु जानते ना हैं, अंडाणु जब एक से दो टूटेगा, अच्छा अर्धसूत्री होने की वजह से ही एक अंडाणु से यदि शुक्राणु आकर संयोग करता है तब बच्चे जो जन्म लेते हैं वह होते हैं जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। यानी अंडाणु का आधा आधा होता है विभाजन, तो ना ये होश नहीं रहता है, जुड़वा बच्चे जन्म लिए तो एक अंडाणु टूटने से बनता है, तो जो अंडाणु का जो होता है विभाजन ना, या शुक्राणु का जो विभाजन होता है वह कुछ होता है सिर्फ अर्धसूत्री, यानी कि यह किस में होता है, तो अंडाणु में होता है, शुक्राणु में होता है, किस में होता है, शुक्राणु में, यानी इसमें जो विभाजन होता है वह कौन विभाजन होता है, वह अर्धसूत्री होता है। और समान कोशिकाओं का विभाजन समसूत्री कहलाता है। और यह कहाँ दिखाई देगा सर, तो जो भी पेड़ पौधे का तना हो, युग्मनज हो, ये सब जो अंग मुख्य जो अंग है यहाँ जो विभाजन होता है वह समान कोशिकाओं का होता है। यह शरीर का जो हम लोग का अंग होता है, जहाँ भी कोशिकाओं टूटे वह कैसे होगा सर, समसूत्री, क्या हो जाएगा, समसूत्री। एग्जाम्पल में तना या युग्मनज या कोई भी जड़, ये सब कर सकते हैं, जड़ में भी होता है विभाजन, कौन सा होता है बाबू, समसूत्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, सब दोबारा बता दीजिए। ऐसे आपको फिलहाल इसको हाल दोबारा हम बता देते हैं। ठीक है, जितना आपको बताए इसको 1 मिनट में सब खत्म हो जाता है। देखिए रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं, तो बताया कि किसी जीव की वह क्षमता जिसकी सहायता से जैसा है वह सही संतान उत्पन्न कर सकता है, तो उसे जनन कहते हैं। जनन होता है 2 तरह के, एक होता है सेक्सुअल, क्या होता है, असेक्सुअल। ये कहते हैं कि ये जनन की वह क्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं और दोनों के मिलने के पश्चात युग्मनज के विकास होता है। इसमें बोलना है कि जनन की वह क्रिया जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं और इसमें दोनों के मिलने के पश्चात युग्मनज के विकास नहीं होता है। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि इसमें एक ही जीव से नए जीव का विकास होता है, इसमें 2 जीव से नए जीव का विकास होता है और इसमें एक ही जीव से नए जीव का विकास होता है, क्योंकि इसमें नर मादा अलग तो नहीं होता है। अगला इसके बाद है दोनों में अंतर पूछेगा आपसे, लैंगिक अलैंगिक में अंतर बताइए, तो बताना है कि लैंगिक में नर मादा भाग लेते हैं, इसमें नर मादा भाग नहीं लेते हैं। इसमें युग्मनज के विकास होता है, किसमें, लैंगिक जनन में, इसमें युग्मनज के विकास नहीं होता है। इससे उत्पन्न संतान क्लोन नहीं होते हैं, इससे उत्पन्न संतान क्लोन होते हैं, हुबहू होते हैं। यह लैंगिक जनन धीमी गति से होता है और जबकि यह क्या होता है, तेज गति से होता है। यह बड़े छोटे जीव में दिखाई देते हैं और यह सूक्ष्म जीव में दिखाई देते हैं। एक और प्रश्न था, प्रश्न पूछेगा आपको जनन क्या है, जनन क्यों आवश्यक होता है, तो बताना है जनन जनसंख्या के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जनन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक होता है, जनन नए नए गुण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद अगला देखिएगा, आपसे पूछ सकता है इसमें लाइफ एक्सपेंस क्या होता है, तो बोलना किसी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच जो अवधि होता है उसे जीवन काल कहते हैं। इस जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया है, एक किशोरावस्था, प्रजननावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। जीवन अवधि की वह अवस्था जिसमें उसका प्रजनन करने वाला अंग का विकास होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। जीवन अवधि की वह अवस्था जिसमें वह प्रजनन करने योग्य हो जाता है प्रजननावस्था कहते हैं। किसी जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था में उसके कोशिका उत्तक अंगतंत्र कार्य करने की क्षमता कम कर देता है उसे वृद्धावस्था कहते हैं। जीवन अवधि की वह अवस्था जिस अवस्था के अंतर्गत किसी जीव का कोशिका उत्तक या अंगतंत्र कार्य करने की क्षमता खो देता है उसे मृत अवस्था कहते हैं। कोशिका विभाजन, जब एक कोशिका से 2 कोशिका या 2 से अधिक कोशिका और अधिक कोशिका निर्माण होता है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यह जो सबसे पहले बताया था उनका नाम था एडोल्फ बिरचाउ, कब बताया था, 1855 में। कोशिका विभाजन होता है मुख्यतः 3 तरह से, एक होता है असूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री। मियोसिस, मियोटिक और इवन होता है। बोले कि जब कोशिका का होगा विभाजन और 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण हो, असूत्री। जब होता है कोशिका विभाजन 2 आधे कोशिकाओं का विकास हो, असूत्री। जब कोशिका होता है विभाजन और 2 समान कोशिकाओं का विभाजन होता है उसका बोलते हैं समसूत्री।
ठीक है। और बाकी उम्मीद करते हैं सर आप लोगों को, सभी लोग को, विद्यार्थी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप एकदम लाइक ठोकते जाइए और बाकी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि दिखाइए कि हम लोग सर ऐसे पढ़ाते हैं। आप इस वीडियो को दिखाइए ताकि हमारा भी कुछ प्रमोट हो और हम वीडियो अनेक बनाएं। बाकी जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें उसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं।